दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी। सर्वाइवल पर आधारित ये फिल्म आपको सिखाएगी कि जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस फिल्म का अंत काफी जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 14वीं सदी का नॉर्वे दिखाया जाता है, जहाँ प्लेग की बीमारी फैलने से आधे से ज्यादा आबादी मारी जाती है, जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर डाकुओं की गिरोह आए दिन गांव पर हमला करके लूट मार करते रहते थे। इसलिए बेहतर जीवन की तलाश में जिंदा बच गए लोग अपना इलाका छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाने लगते हैं। इन्हीं लोगों में से एक परिवार को घोड़ा गाड़ी के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरते हुए दिखाया जाता है। उस गाड़ी पर एक लड़की नोरा और उसका भाई सैम बैठे हुए होते हैं, जबकि उनके माता पिता घोड़ा गाड़ी को लेकर पैदल ही चल रहे होते हैं। चलते चलते थक जाने की वजह से ये लोग एक जगह रुकते हैं। वहाँ नोरा और सैम के पिता उन्हें लुटेरों से लड़ने के लिए तीर चलाना सिखाने लगते हैं, जबकि उनकी माँ उन सबके लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर बच्चों के माँ बाप उन्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर बिठाकर उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी को एक चादर से ढक देते हैं और फिर वहाँ से गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के अंदर बैठे दोनों भाई बहन किसी बात को लेकर काफी खुश होते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर बच्चों के माता पिता को सामने के रास्ते पर पत्थर बिछे हुए दिखते हैं, इसलिए वो लोग गाड़ी रोक देते हैं। अब पिता वो पत्थर हटाने जाता है, जबकि गाड़ी के अंदर से झांककर नोरा अपनी माँ से पूछती है गाड़ी क्यों रोक दी। तो अब इससे पहले कि वो अपनी बेटी को कुछ बताती, कोई उनकी गर्दन पर तीर चलाकर उन्हें मार देता है। ये देखकर नोरा और उसका भाई डर जाते हैं, तो उनका पिता उन्हें समझाता है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग अंदर ही छिपे रहना। अब तक बच्चों की माँ को मारने वाले लुटेरे डाकुओं का गिरोह गाड़ी के सामने आ जाता है। उन्हें देखकर नोरा के पिता हिम्मत करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो निर्दयी डाकू उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और तलवार और कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार करके उन्हें मार डालते हैं। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर से ये सब देख रहे होते हैं, पर डाकुओं से बचने के लिए वो लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर चुप रहते हैं। माँ बाप को मारने के बाद वो डाकू गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी के ऊपर से चादर हटाकर अंदर देखते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि बच्चे गाड़ी के नीचे छिप गए थे। गाड़ी खाली देखकर एक डाकू दूसरे से कहता है अंदर दो बच्चे थे, आखिर वो कहाँ चले गए। इसी दौरान सैम गाड़ी के नीचे लगी जिस रस्सी को पकड़कर लटका हुआ था वो उसके हाथ से छूट जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर डाकू सैम को बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं। ये देखकर नोरा गाड़ी से बाहर आकर अपने भाई को बचाने के लिए उनसे भिड़ जाती है और सैम को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। तो अब सैम को मार रहा डाकू नोरा को पकड़ लेता है और उसे घोड़ा गाड़ी के पास ले जाकर दबाने लगता है। मजबूर सैम अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए नोरा के कहने पर वो वहां से भागने लगता है। वो थोड़ी ही दूर भाग पाता है कि तभी डाकुओं की सरदार जूली तीर चलाकर उसे मार देती है। पहले अपने माँ बाप और फिर भाई की अपनी आंखों के सामने ही हत्या देखकर बेचारी नोरा दुखी होकर चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे भी उन डाकुओं को उस पर कोई दया नहीं आती और गिरोह का एक टकला डाकू अपने साथी से कहता है इसके माँ बाप को मैंने मारा है, इसलिए लड़की मेरी हुई। ये कहकर टकला डाकू नोरा से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता, गिरोह की सरदार जूलिया टकले को रोक देती है और उनसे उस लड़की को अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। सरदार जूली के आदेश पर उसके आदमी नोरा का हाथ रस्सियों से बांध देते हैं और उसकी आंखों के सामने ही उसके माँ बाप और भाई की लाश उसकी घोड़ा गाड़ी पर लादकर उसमें आग लगा देते हैं। इसके बाद वो डाकू नोरा को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ते हैं। जंगल के दुर्गम रास्तों के जरिए आगे बढ़ते हुए ये लोग जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वहां से आगे एक खाई होती है जिस पर पुल की तरह रखे हुए पेड़ के तने पर चढ़कर डाकुओं का ये गिरोह खाई को पार करता है और जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। जंगल के उस हिस्से में एक नदी के किनारे इन डाकुओं का डेरा होता है, जहाँ ये लोग तंबू लगाकर रहते थे। डाकुओं के डेरे पर पहुंचने पर नोरा वहां पहले से ही मौजूद एक और डाकू को देखती है। वो डाकू सरदार जूली का खास आदमी वुड होता है। जूली उसे नोरा को दिखाती है। इसी बीच वहाँ पहले से ही मौजूद एक लड़की जूली के पास आती है, तो जूली उसके माथे पर प्यार से किस करती है और उसे नोरा के भाई से लूटा हुआ लकड़ी का खिलौना देती है। ये सब देख रही बेचारी नोरा अपने भाई और माँ बाप के बारे में सोचकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। रात को जब सभी डाकू एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो वुड नोरा को भी खाने के लिए देता है, पर नोरा नहीं खाती। जूली के साथ की छोटी लड़की नोरा को देख रही होती है, जबकि नोरा सहमी हुई बैठी होती है। ये देखकर जूली नोरा के पास जाती है और उससे कहती है
यहाँ मौजूद लोगों से डरो मत, ये तब तक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे जब तक कि मैं इन्हें आदेश न दूं। इसके बाद वुड नोरा को वहाँ से ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और फिर अपने तंबू के अंदर चला जाता है। पास के तंबू से छोटी लड़की नोरा को देख रही होती है, इसलिए नोरा इशारे से उससे पीने के लिए पानी मांगती है। तो लड़की नोरा के पास एक प्याला पानी लेकर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो नोरा को पानी दे पाती, जूली वहाँ आ जाती है और एलिना से कहती है तुम इस बाहरी लड़की के साथ यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो छोटी लड़की एलिना उन्हें पानी का प्याला दिखाती है। तो जूली उसके पास जाकर उससे कहती है अगर अगली बार तुमसे कुछ मांगे या कुछ कहे तो इसकी उंगलियां काट देना। थोड़ी दूरी पर बैठकर शराब पी रहे बाकी डाकू और तंबू से बाहर आ चुका वुड ये सब देख रहा होता है। वहीं जूली एलिना को उसके तंबू में भेज देती है और नोरा के पास जाकर प्याले का पानी पीते हुए उससे कहती है एक बात जान लो, एलिना से दूर रहना, नहीं तो मैं अपने एक एक आदमी से तुम्हारा रेप करवाऊंगी। फिर जूली के अपने तंबू में जाने के बाद वुड नोरा के पास आता है और उसका बाल पकड़कर कहता है एलिना हमारा सब कुछ है, इसलिए उसके नजदीक जाने की कोशिश भी मत करना। इस पर भूख प्यास से तड़प रही बेचारी नोरा रोने लगती है तो वुड अपने तंबू में वापस चला जाता है। वहीं जूली अपने तंबू के अंदर एलिना से कहती है तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए, उसके जैसे लोगों ने ही हमें गांव से निकाला था, इसलिए उसके साथ हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इस पर एलिना उससे कहती है जूली तुम मुझे बच्ची मत समझो, मैं भी सब कुछ देख और समझ सकती हूँ। उधर तंबू के बाहर अपने साथियों के साथ शराब पी रहा टकला डाकू पीछे से जाकर नोरा की गर्दन पर चाकू लगा देता है और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगता है। हाथ बंधे होने की वजह से नोरा उसका विरोध नहीं कर पाती, लेकिन उसी वक्त तंबू से बाहर आया वुड टकले को पीछे खींच लेता है। तो वो टकला डाकू वुड को चाकू दिखाते हुए कहता है उस लड़की पर मेरा हक है, इसलिए तुम बीच में मत आओ। इस पर वुड उसका हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिराते हुए कहता है यहाँ सिर्फ जूली की चलती है और उसके आदेश के बिना तुम इस लड़की के साथ कुछ नहीं करोगे। पर टकले पर हवस सवार होती है, इसलिए वो वुड से भिड़ जाता है और कहता है मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। तो अब इस बात पर दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगती है। वहाँ बंधी नोरा और टेंट से बाहर आ चुकी जोली तथा एलिना दोनों को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देख रही होती हैं। मौका देखकर नोरा जमीन पर पड़ा चाकू पैरों से अपनी ओर खिसकाने की कोशिश करने लगती है। वुड और टकले की लड़ाई खत्म न होते देखकर जोली उन दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहती है, पर टकला डाकू वुड को पैरों से मार रहा होता है, इसलिए जूली उसके नाक पर अपना सिर मारकर उसे नीचे गिराते हुए कहती है बहुत हुआ, अपनी हद मत पार करो। इसके बाद वो नोरा के पास जाकर उसे गुस्से में पकड़ती है और कहती है मैंने कहा था ना कि एलिना से दूर रहो, तुम्हारे छोटे भाई और माँ बाप के साथ हम लोगों ने क्या किया था ये मत भूलो। अब कल मैं यहाँ अपने 5 आदमियों से एक एक करके तुम्हारा बलात्कार करवाऊंगी। फिर वो जमीन पर पड़ा चाकू एलिना को दिखाकर उससे कहती है कल सुबह सबसे पहले तुम इस चाकू से इस लड़की की सभी उंगलियां काट देना। एलिना कहती है ठीक है। इसके बाद जूली एलिना को अपने तंबू के अंदर लेकर चली जाती है, जबकि वहाँ पेड़ से बंधी नोरा ये सोचकर घबरा रही होती है कि कल शायद उसका आखिरी दिन हो। अगले दिन भोर में सभी लोगों के जागने से पहले एलिना चाकू लेकर नोरा के पास आती है, पर वो उसकी उंगलियां काटने की बजाय उसके बंधन काट देती है और फिर उसके साथ चुपचाप जंगल के भीतर जाने लगती है। पर इस दौरान एक डाकू की आंख खुल जाती है। जब वो दोनों को भागते हुए देखता है तो वो शोर मचाकर बाकी सभी को जगा देता है। इससे नोरा और तेजी से जंगल के अंदर भागती है और जूली अपने आदमियों के साथ जंगल में उनका पीछा करती है। नोरा को पता होता है इस अनजान जंगल में भागकर वो डाकुओं से बच नहीं पाएगी, इसलिए वो जंगल में ही एक जगह छिप जाती है, जबकि जूली और उसके साथी उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में आगे खाई के पास बने हुए पुल तक पहुंच जाते हैं। पर जब उन्हें वो दोनों लड़कियां वहां नहीं दिखती तो जूली अपने साथियों से कहती है इसका मतलब वो दोनों अभी जंगल के इसी हिस्से में हैं, इसलिए चलो उन्हें फिर से वहां ढूंढते हैं। इधर नोरा और एलिना एक झाड़ी के अंदर छिपे हुए होते हैं और जूली के लोग वहीं आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। इससे नोरा डर जाती है, पर वो किसी तरह एलिना के साथ तेजी से भागकर जंगल के बीच की खाई तक आ जाती है और पेड़ के तने से बने पुल को पार करने लगती है। इस दौरान एक डाकू की नजर उन पर पड़ जाती है तो सबको आवाज लगाकर उनके पीछे आने लगता है। अब तक नोरा और एलिना किसी तरह लड़खड़ाते हुए और संभलते हुए पुल को पार करके दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब तक एलिना के पीछे लगा एक डाकू भी पुल के बीचों बीच पहुंच जाता है। ये देखकर एलिना पैरों से ठोकर मारकर पुल को खिसकाने लगती है और फिर इससे पहले कि वो डाकू एलिना तक पहुंच पाता, एलिना उस लकड़ी के पुल को गिराने में कामयाब रहती है।
इस तरह पुल के साथ साथ वो डाकू भी नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। तक जूली अपने बाकी बचे 4 साथियों के साथ दूसरी तरफ आ जाती है और जब वो पुल को गिरते हुए देखती है तो वो एलिना से कहती है, तुम वहीं रुके रहना, मैं जल्दी ही तुम तक पहुंच जाऊंगी। पर एलिना जूली के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो नोरा के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाती है। एलिना को अपनी बात ना मानते देखकर जूली के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। इस बात को भांपकर वुड उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, हम नीचे के रास्ते से उस पार जाएंगे। दूसरी ओर नोरा एलिना के साथ जंगल के किनारे पहुंच जाती है, इसलिए जब जूली अपने लोगों के साथ उस तरफ जाती है तो वो लड़कियां उन्हें वहां नहीं मिलती। इससे नाराज होकर वो अपने आदमियों से कहती है, एलिना को हर हाल में मेरे पास लेकर आओ। तो टकला उससे कहता है, और नोरा के साथ क्या करना है? जूली कहती है, उसके साथ जो मन में आए करो। ये सुनकर वो टकला डाकू काफी खुश होता है और नोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में नोरा और एलिना को दिखाया जाता है जो कि जंगल को पार करके पहाड़ी मैदान में पहुंच जाती हैं। वहां नोरा एलिना से कहती है, तुम जूली के पास वापस लौट जाओ, वो लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यहाँ तो मेरी खुद की जिंदगी खतरे में है, तुम मेरे साथ सुरक्षित नहीं रहोगी। लेकिन एलिना वापस ना जाकर नोरा के पीछे ही लग जाती है। वहां से आगे बढ़ने पर ये दोनों एक चट्टानी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उधर जूली और उसके बाकी के आदमी अभी भी इन्हें जंगल में ही ढूंढ रहे होते हैं, पर टकला डाकू नोरा के पीछे चट्टानी इलाके तक पहुंच जाता है। उसे पीछे आता देखकर नोरा पहले तो भागती है और फिर पत्थर के पीछे छिपकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डाकू पहले ही सतर्क हो जाता है और नोरा के हमले से बचते हुए उसे नीचे पटककर फिर से उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगता है। वहां खड़ी एलिना जब उसे ऐसा करने से मना करती है तो टकला उसे डांटकर पीछे रहने को कहता है, लेकिन इस दौरान नोरा को मौका मिल जाता है और वो पास में पड़ा हुआ एक नुकीला पत्थर टकले के सिर पर मारकर उसे वहीं ढेर कर देती है। टकले के मरने से नोरा के जान में जान आती है, पर अभी भी जूली और बाकी डाकू उनकी तलाश में होते हैं, इसलिए वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त बाद जब जूली अपने आदमियों के साथ चट्टानी इलाके तक आती है तो उसे वहां टकले की बॉडी मिलती है। ये देखकर वुड जूली से कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम एलिना को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। जूली कहती है, हाँ, इन दुर्गम रास्तों के बीच वो दोनों अभी ज्यादा आगे नहीं जा पाए होंगे। अगले सीन में नोरा और एलिना को चट्टानी क्षेत्र पार करके एक सूखे घास के मैदान में जाते हुए दिखाया जाता है। मैदान के छोर पर एक पुराना लकड़ी का घर होता है। थक जाने और भूखे होने की वजह से ये दोनों लड़कियां उस खाली घर के अंदर जाती हैं और वहां आग जलाकर खुद को गर्म करने लगती हैं। इस दौरान नोरा एलिना से पूछती है कि क्या जूली तुम्हारी असली माँ है? एलिना कहती है, नहीं, उसने मुझे बताया था कि प्लेग की वजह से एक गाँव खाली हो गया था, तब उन लोगों ने मुझे एक घर में पाया था और वहीं से मुझे अपने साथ लाकर उन लोगों ने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन मैं उनकी दरिंदगी की वजह से उनके साथ नहीं रहना चाहती। शाम ढल जाने पर ये दोनों वहीं सो जाती हैं, लेकिन रात में बाहर कोई आवाज सुनकर ये दोनों जागती हैं और डरकर एक कोने में छिप जाती हैं। तभी घर के अंदर एक आदमी आता है। जब वो आदमी घर के और भीतर जाता है तो ये दोनों कोने से बाहर निकल आती हैं, लेकिन तभी वो आदमी इन दोनों को लुटेरा समझकर चाकू निकाल लेता है और पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? नोरा कहती है, हम दोनों भूख और ठंड से बचने के लिए यहाँ आए क्योंकि डाकू हमारे पीछे लगे हैं। ये सुनकर वो आदमी अपना चाकू हटा लेता है और उन दोनों से कहता है, डरो मत, ये मेरा ही घर है। आजकल चारों तरफ लुटेरों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए मुझे सतर्क रहना पड़ता है। ये कहकर वो दोनों लड़कियों को खाने के लिए कुछ चीजें देता है और नोरा से पूरा मामला पूछता है। तो नोरा उसे सब कुछ बताते हुए कहती है, उस गिरोह की सरदार जूली नाम की एक महिला है, उसके गिरोह में 5 लोग थे। जूली का नाम सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और नोरा से कहता है, कुछ साल पहले जब गाँव में प्लेग फैला तब जूली गाँव में ही रहती थी। गाँव वालों ने उस पर आरोप लगाया कि ये महामारी उसकी वजह से ही आई है, इसीलिए गाँव वालों ने उसकी लड़की के हाथ पैर बांधकर उसको नदी में फेंक कर मार डाला। उस समय जूली के पेट में एक और बच्चा था, लेकिन उन्होंने फिर भी जूली पर दया नहीं की और उसे पेट के बल नीचे पटककर पहले तो उसके बच्चे को पेट में ही मार डाला और फिर जूली का हाथ पैर बांधकर उसे भी मरने के लिए नदी में फेंक दिया। लेकिन वो किसी तरह अपने बंधन खोलकर नदी के रास्ते वहां से भागने में कामयाब रही और एक क्रूर डाकू बन गई। उसके साथ जो भी गलत हुआ उसकी सजा वो हर किसी को दे रही है, भले ही उस शख्स की कोई गलती हो या नहीं। ये सब बातें करने के बाद ये सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब नोरा की आंख खुलती है तो वो घर के बाहर घर मालिक को अपने भाले पर धार लगाते हुए देखती है। नोरा के कहने पर वो घर से थोड़ी दूरी पर उसे औजार चलाना सिखाने लगते हैं। इसी दौरान एलिना जागकर घर से बाहर आती है, पर जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता तो मैदान की तरफ जाने लगती है। वहीं से कुछ दूरी पर मालिक से बातें कर रही नोरा जब एलिना को जाते हुए देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे वापस ले आती है। पर इस दौरान इन दोनों की तलाश कर रही जूली और उसके आदमी घास के मैदान के किनारे पहुंचकर दोनों लड़कियों को देख लेते हैं। हालांकि इस बात से अनजान नोरा
नोरा और एलिना घर के अंदर चली जाती हैं, जबकि जूली अपने आदमियों के साथ योजना के तहत घर के बाहरी हिस्से में पहुंचकर घात लगाकर घर को घेर लेती है। घर के अंदर मालिक नोरा और एलिना के साथ खाना खा रहा होता है, पर जब उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है तो वो खिड़की के जरिए अपना हाथ बाहर करके वुड को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और जूली और उसके साथियों से कहता है, अपने अपने हथियार फेंककर सभी घर से बाहर निकल जाओ। हालांकि जूली झुकने के मूड में नहीं होती, इसलिए मालिक उससे कहता है, अपना धनुष नीचे रख दो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इन लड़कियों की उसमें कोई गलती नहीं है। जूली पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता तो वुड भी जूली को समझाता है कि इन निर्दोष लड़कियों को जाने दो। इससे नाराज जूली एक तीर चलाकर वुड को मार देती है और दूसरा तीर मालिक के कंधों पर मारकर उसे घायल कर देती है। घायल हो चुका मालिक कमरे के अंदर दोनों लड़कियों को घर के नीचे बने सुराग के जरिए वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। हालांकि नोरा उन्हें अकेले इस हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब तक जूली के आदमी पीछे से मालिक को तलवार मार देते हैं और कमरे के अंदर आने लगते हैं। ये देखकर नोरा एलिना के साथ दीवार के नीचे बने सुराग के जरिए घर से बाहर निकलती है और जंगल की ओर भागने लगती है। जब जूली को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमियों के साथ मालिक को मारकर फिर से उन दोनों का पीछा करने लगती है। बचने के लिए नोरा जी जान लगाकर भागती है, पर आगे खाई होने की वजह से उसे रुकना पड़ता है। इस दौरान जूली और उसके आदमी उसके करीब आ जाते हैं। करीब आकर जूली अपना हथियार नीचे रखकर एलिना से कहती है, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। इस पर एलिना जूली से पूछती है, क्या आप नोरा को जाने देंगी? जूली कहती है हाँ, तो एलिना उसकी बात पर भरोसा करके उसके पास चली जाती है। पर एलिना के पास आते ही जूली अपने आदमी से नोरा पर तीर चलाकर उसे मार देने के लिए कहती है। तो इससे पहले कि वो डाकू नोरा पर तीर चलाकर उसे मार पाता, नोरा खुद ही खाई में गिर रहे झरने के जरिए नीचे कूद जाती है। अब जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें नीचे कोई हलचल नहीं दिखती। इससे सभी लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि नोरा मर चुकी है। फिर एलिना को साथ लेकर ये सब वापस अपने डेरे पर आ जाते हैं। उधर पानी में गिरने की वजह से नोरा जिंदा बच जाती है और जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से मालिक के घर पर आती है और मालिक के शरीर को दफनाती है। अब नोरा हर हाल में जूली और उसके आदमियों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो वहीं पर हथियार चलाने का अभ्यास करती है और फिर एक योजना के तहत कुछ दिन बाद जूली के डेरे के पास जाती है और वहां तंबू के किनारे बैठे एक डाकू को अपने पीछे आने के लिए उकसाती है। वो डाकू भी नोरा को जिंदा देखकर जंगल में अकेले ही उसका पीछा करता है। इस दौरान नोरा मिट्टी में छिपे अपने भाले के पास जाकर रुक जाती है। इस बात से अनजान वो डाकू जैसे ही नोरा पर हमला करने की कोशिश करता है, नोरा मिट्टी के नीचे से निकालकर भाला उसके पेट में घुसा देती है, जिससे वो डाकू मारा जाता है। इसके बाद नोरा फिर से डाकू के डेरे के पास जाकर दूसरे डाकू को उकसाती है, तो दूसरा डाकू भी नोरा को मारने के लिए जंगल में नोरा के पीछे जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो नोरा को मार पाता, नोरा उसकी भी गर्दन पर तीर चलाकर उसे मार देती है। दूसरी ओर जूली की जब आंख खुलती है और वो अपने एक भी आदमी को वहां नहीं देखती, तो वो एलिना को एक पेड़ से बांधकर खुद अपने आदमियों को इधर उधर खोजने लगती है। इस दौरान नोरा फिर से तंबू के पास आती है और पेड़ से बंधी एलिना का बंधन काटकर उसे आजाद कर देती है। इसके बाद वो घात लगाकर जूली के ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे जूली का धनुष उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाता है। पर जूली काफी ताकतवर होती है, इसलिए वो फुर्ती से उठ खड़ी होती है और चाकू लेकर जमीन पर पड़ी नोरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। बचने के लिए नोरा लात मारकर उसके हाथ से चाकू गिरा देती है, तो जूली उसका गला दबाते हुए उसका सिर पकड़कर नदी में डुबाने लगती है। इससे बेचारी नोरा की सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन तभी एलिना पीछे से आकर जूली को आवाज लगाती है, तो जूली पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है। इससे नोरा को मौका मिल जाता है और वो नदी में पड़ा जूली का धनुष उठाकर उससे उसे ही मार देती है। अब जूली के मरने के बाद वो एलिना के साथ मिलकर उन्हें भी दफना देती है और बेहतर जीवन के लिए एक सफर पर निकल पड़ती है।